हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो है धीरे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को दो समूहों में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाईं ओर बैठें प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्रों द्वारा दिए गए फ़ोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फ़ोटो को ए रेटिंग, 90 फ़ोटो को बी रेटिंग, 80 फ़ोटो को सी रेटिंग और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएगी। इस बीच क्लास के दाईं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दिए जाएंगे। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फ़ोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसा चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले या फ़ोटो सटीक होना ज़रूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फ़ोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फ़ोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटिंग के साथ प्रयोग करने और डार्करूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फ़ोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विधा में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फ़ोटो के लिए ही बैठा रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस असत्यापित बातें और एक मामूली फ़ोटो। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वज़न कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम, साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वॉल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में प्रवृत्ति होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। दो विचार लगते तो एक समान हैं, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में प्रवृत्ति होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी उल्लेख के लिए 20 विचार रखता हूँ जिसे मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह कार्य में प्रवृत्ति होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आलेख लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए इसी विषय की पुस्तकें पढ़ना आदि प्रवृत्ति होता है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं तो यह क्रिया है। कई बार प्रवृत्ति होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं उपजेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितनी बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके, लेकिन इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रवृत्ति होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर हैं। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने के पहले हरकत में आ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरे 4 संभावित क्लास से अभी वार्ता हुई है, यह अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तकों के लिए कुछ विचारों पर चिंतन किया है। यह सब व्यवस्थित हो रहा है। प्रवृत्ति होना या हरकत में आने पर आपको लगने लगता है कि आपकी चीज़ें हो रही हैं,
लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में टाल बटोल होने लगे तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है। आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते, आप अभ्यास करना चाहते हैं। आप किसी एक आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी चाबी बार बार दोहराव करने में है, सटीक होने में नहीं। आपकी नई आदतों की हर विशेषता पर गौर करने की आवश्यकता है। आपको मात्र अभ्यास करना है। यह तीसरे नियम की फलश्रुति है। आपको बस इसे बार बार करते रहना है। नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? आदत बनना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार दोहराव में कोई व्यवहार धीरे धीरे प्रचालित किया जाता है। किसी क्रिया को जितना दोहराएंगे मस्तिष्क की संरचना बदलकर उस क्रिया के प्रति अधिक प्रभावी हो जाती है। न्यूरोलॉजिक किसी लॉन्ग ताज़ा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स की संबंधों को व्यक्त करते हैं। हर दोहराव के साथ कोशिश से कोशिश तक सुधरती जाती है और न्यूरल संबंध मजबूत हो जाते हैं। इस सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट रोनाल्ड हेग ने 1949 में बताया था, इसलिए इसे हेग लॉ कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव होते हैं। संगीतकारों में सेरिबैलम उन लोगों से बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं। सेरिबैलम शरीर की हलचल के लिए जरूरी होता है, जैसे गिटार के तार चलाना या वायलिन बजाना। आदि जड़कर बढ़ा हुआ होता है, तो गणना और जोश घटाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बिताए समय से होता है जिसमें पुरानी जगह से आप होते जाएंगे। जितना अनुभव आपका जाएगा यह उतना ही ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। जब वैज्ञानिक ने लंदन में टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवरों में काफ़ी बढ़ा था। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह थी कि हिप्पोकैम्पस के आकार में भी कमी आई जब कोई ड्राइवर सेवानिवृत्त हो गया। नियमित वजन प्रक्रिया करने वाले शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष इस तरह घूम जाते हैं जैसे उनका उपयोग किया जाता है। जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। निसंदेह आदतों को स्थापित करने के पुनरावृत्ति के महत्व को तब मान्यता दी जा सकती है जब तक कि न्यूरोलॉजिस्ट ने इस और अपना तक शुरू नहीं किया। 1860 में अंग्रेज की दार्शनिक जॉर्ज एफ ने कहा था, एक नई भाषा सीखने में एक वाद्ययंत्र बजाने में या अनभ्यास शारीरिक गतिविधियों को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन जिन चैनलों के माध्यम से बोध को विकसित पड़ता है वे स्थापित नहीं हुए होते हैं, लेकिन जल्दी से किसी भी पुनरावृत्ति से एक मार्ग खुल जाता है तो यह कठिनाई अव्यक्त हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि उनका प्रदर्शन किया जा सकता है जबकि मन अन्यथा लगा होता है। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों सहमत हैं कि पुनरावृत्ति परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते रहते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने कई फोटो लिखे थे उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन भी किया उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास में और दूसरा सीखने की प्रक्रिया में लगा था, एक क्रिया में था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार से स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रेक्षण
पथ होता है। इस प्रक्रिया को स्वचालितता कहा जाता है। स्वचालितता प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना एक व्यवहार करने की क्षमता है। यह तब होती है जब अवचेतन मन अपने को संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह से दिखाई है। आप देखेंगे कि ऐसा क्या नजर आता है जब शोधकर्ता वास्तविक आदतों के लिए स्वचालितता के स्तर को ट्रैक करते हैं, जैसे प्रत्येक दिन 10 मिनट तक चलना। इन चार्टों के आधार पर वैज्ञानिक सीखने की अवस्था कहते हैं। इनसे व्यवहार परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चलता है कि आदतें आवृत्ति पर आधारित हैं, समय पर नहीं। एक आम प्रश्न में सदैव सुनता हूँ, नई आदतें बनाने में कितना लंबा समय लगता है, लेकिन लोगों को वास्तव में यह पूछना चाहिए कि नई आदतों बनाने में कितने दोहराव लगते हैं। प्रश्न यही है कि एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितना पुनरावृत्ति आवश्यक है। इस तरह से कितनी बार करना होता है ताकि वह स्वचालित आदत हो जाए। आदत बनाने के संबंध में समय कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 23 दिन, 30 दिन या 300 दिन हो गया। मायने वहाँ दर रखती है जिस पर आप व्यवहार करते हैं। आप कुछ 30 दिनों में 2 बार या 200 बार कर सकते हैं। आदत से ही असली फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतों को यही हजारों नहीं तो सैकड़ों पुनरावृत्ति से आपने समाविष्ट किए गए हैं। नई आदतों में समान की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ करने की आवश्यकता है जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में निष्ठता से अंतर्निहित न हो जाए और आप आदत रेखा को पार न कर दें। व्यवहार में यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने यह रखता है कि प्रगति करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है आप उन्हें करते हैं। कोई कार्य पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, यह कम महत्व का होता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास को होते रहने देने का सबसे प्रभावी उपाय व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इसे आसान बनाने का पालन करना ही है। बात में अध्याय में बताया जाएगा कि इसे सटीक ढंग से करना कैसे है। अध्याय का सार व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज़्यादा स्वचालित होने लगता है। जिन समय आप आदत को कर रहे हैं वह अहम नहीं है, कितनी बार कर रहे हैं या महत्व रखता है। हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। हमें आशा है कि आपको बेहद पसंद आए होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। हम अगला अभ्यास अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।